गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज पुनः हम संस्कृत के दूसरे पाठ का अध्ययन करते हैं। हमारा दूसरा पाठ है वर्ण विमर्श। वर्ण विमर्श पाठ है। वर्ण विमर्श का मतलब होता है वर्णों पर विमर्श या विचार करना। ठीक है, तो देखिए इस पाठ का हम उद्देश्य समझते हैं। इस पाठ के अध्ययन से आपको निश्चित रूप से जो लेखन में त्रुटियां होती हैं, आपके द्वारा मात्राओं की गलती होती है, उसमें सुधार होगा। यह पूरा विश्वास है कि आप इस चैप्टर को जब देखेंगे, इस पाठ को देखेंगे, आपको लगेगा कि प्राइमरी लेवल से हम इसी को पढ़ते हुए आए हैं, ये मेरे लिए काम की चीज़ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम बच्चे हुआ करते हैं, आपने प्राइमरी लेवल में पढ़ा है, LKG UKG में, तो आपने उसको रटा है, जिसकी वजह से आपके लेखन में त्रुटियां होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको समझने का विषय है, इसीलिए आपके इस 8th कक्षा में आने पर भी आपको यही चीज़ें पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। इसलिए यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको इन वर्णों की वास्तविकता का बोध होगा और आप मात्राओं में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं करेंगे। तो देखें, संस्कृते खट चत्वारिंशत् वर्णाः सन्ति। संस्कृते, संस्कृत में खट का अर्थ होता है 6, चत्वारिंशत् का अर्थ होता है 40, 40 और 6 46, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं 46। ठीक है, वर्णाः सन्ति, वर्ण हैं, अर्थात संस्कृत में 46 वर्ण हैं। तत्र, उसमें त्रयोदश शब्द बना है। त्रय मतलब 3, 10 जानते ही हैं, 10 और 3 13 होता है। आप कहते 13, तो वहाँ पर 13 या 13 स्वराः स्वर होते हैं। और त्रय त्रिंशति, त्रय 3 त्रिंशति 30, 30 और 3 33 होता है। और 33 अर्थात 33, 33 व्यंजनानि चा सन्ति, अर्थात वहाँ पर 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, फिर से मैं इस लाइन का अर्थ बताती हूँ, क्योंकि मैं शब्दार्थ के साथ बताई थी, शायद आपको समझ में ना आया हो। संस्कृते खट चत्वारिंशत् वर्णाः सन्ति। संस्कृत में 46 वर्ण हैं, या संस्कृत में 46 वर्ण हैं। तत्र त्रयोदश स्वराः, जिसमें 13 स्वर हैं। त्रय त्रिंशति व्यंजनानि सन्ति, और 33 व्यंजन हैं। ठीक है, आगे है स्वराः। स्वर के बारे में बताया जा रहा है। स्वराणाम संख्या त्रयोदश अस्ति। स्वरों की संख्या संस्कृत में 13 है। ठीक है, अब आप हिंदी में पढ़ते चले आए हैं। स्वर उसे कहते हैं जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनके बोलने में किसी की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। अब ये स्वतंत्र रूप से और सहायता न ली जाए, ये दो बात जो होती है रट ली गई है आपके द्वारा, इसको आप समझें। स्वतंत्र रूप का मतलब होता है कि इन स्वरों के बोलने में आपकी जिह्वा कहीं पर आपके मुख में स्पर्श नहीं करती है। यदि आप उचित रूप से स्वरों को बोल रहे हैं तो ठीक है ना। अब आप कह रहे हैं छोटा, छोटा नहीं, इसको इस प्रकार से बोला जाता है आ ई उ री ली। ठीक है ना, इसको ह्रस्व कहा गया क्योंकि इसके उच्चारण में एक निमिष का समय लगता है। निमिष समझते हैं? निमिष उसे कहते हैं कि जितने समय में आप अपनी आँखों की पलकों को गिराते हैं और उठाते हैं, बस उतने क्षण को निमिष कहा जाता है। उतना ही टाइम इस ह्रस्व स्वर को बोलने में लगाना चाहिए। आ ई उ री ली। ठीक है ना। अब इसको कहा गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर अर्थात इसका जो ह्रस्व है, और आप कहते हैं छोटा बड़ा, तो वही चीज़ है ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है ना। तो ह्रस्व के उच्चारण में जितना समय लगता है, उसी का 2 गुना समय दीर्घ के उच्चारण में लगता है। और आप कहते हैं, तो अब आ का उच्चारण कीजिए, आ ई उ री, इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। और अगर इसका बोध आपको हो गया तो आप मात्राओं की गलती नहीं करेंगे, है ना। कि छोटी ई की कहाँ लगेगी, बड़ी ई की, क्योंकि छोटी ई की लगेगी उसके उच्चारण में
कम समय लगेगा, और यदि बड़ी ई की लगाना है तो उसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने ह्रस्व और दीर्घ रूप में इन सभी को जाना। ठीक है। उसके बाद है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वराह इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये बहुवचन में बहुत सारे स्वर है। तो संस्कृत में जैसे बालकाः आपने याद किया है ना, इसलिए लिखा है स्वराह, मतलब बहुत सारे संयुक्त स्वर हैं, एक से अधिक है, बहुवचन है। तो इसे संयुक्त क्यों कहा गया, इसको समझें आप। क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं है इन लोगों की तरह, ये अकेले अकेले नहीं है, ये संयुक्त हैं, संयुक्त रूप से बने हुए हैं। जैसे ए है तो ए जो बना हुआ है ये आ और ई के मेल से ए बना हुआ है। ठीक है। तो इन दोनों के मेल से ए बना होने के कारण इसे संयुक्त कहा जाता है, मतलब मिलकर बना हुआ। ठीक है। ए और इसका दीर्घ हो गया आय। उसी प्रकार से ओ बना हुआ है तो वो भी संयुक्त है। क्यों? क्योंकि आ और ऊ के मेल से ओ बनता है। ठीक है। तो उसका जो ह्रस्व हो गया ओ और दीर्घ हो गया औ। ठीक है। इस प्रकार से आपने स्वरों को जाना। आइए अब हम व्यंजन को देखते हैं, और व्यंजन को यहाँ पे बताया गया था त्रयोदश अर्थात 33 व्यंजन है। तो 33 में देखिए ये वर्ग निर्धारित है। हमारी जो हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा की जननी जो है वो संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा बहुत अच्छे तरीके से इसकी वर्णमाला है, यदि आप समझ जाएंगे तो निश्चित रूप से सदैव के लिए आपको याद रहेगा। ये का वर्ग इसको कहा जाता है। तो का वर्ग क्यों कहा जाता है? क्योंकि का वर्ग जो है वो कंठ से बोला जाता है। ठीक है। अकु विसर्जनीय कंठा एक सूत्र होता है, उसके अंतर्गत यह का वर्ग बना हुआ है। अर्थात इस पूरी लाइन का अगर ये आप घर पे उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण करते समय जीवा एक ही स्थान पर स्पर्श करती है, और वो है कंठ। तो पूरी लाइन कंठ पर स्पर्श करने के कारण यह एक वर्ग में रख दिया गया है, और इसको कहा गया है का वर्ग। चा वर्ग जो है वो चा वर्ग आप देख रहे हैं, ये पूरे पांचों वर्ण एक जगह लिखे गए हैं, क्योंकि इनका उच्चारण जो है वो दंत से होता है, दांत से होता है। दांत के पास आपकी जीभ आ जाती है और वहाँ से ये पूरे वर्णों का उच्चारण होता है। उसी प्रकार से टा वर्ण होता है, ऋतु रसानाम मूर्धा, यह सूत्र से बना हुआ है, और जिसका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं। मूर्धा मतलब टा वर्ग जहाँ ले जाके जीवा स्पर्श कराती है, जीवा की नोक से हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना। मूर्धा वाले स्थान से हम इसका उच्चारण करते हैं, इसलिए इसे टा वर्ग कहा जाता है। एक ही जगह से वह बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद ता वर्ग जो है ये तालु से स्पर्श करा के जीवा को स्पर्श कराते हैं, और एक ही जगह पर स्पर्श करा के ये पूरे वर्णों को बोलते हैं। और आ गया आपका पा वर्ग उपधमानीय ये शब्द है, ये वर्ण है ये। तो ये जो है ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। ये पूरी लाइन पा फा बा भा मा, ये आपके दोनों ओष्ठ आपस में मिल करके इनका उच्चारण करते हैं, इसीलिए एक वर्ग में यह रखे गए हैं। अगला है अंतस्था। अंतस्थ का है या, रा, ला और वा। अंतस्थ का मतलब है कि यह जो है इसका उच्चारण हमारे मुख के अंदर होता है, यह कहीं पर विशेष रूप से स्पर्श नहीं करता है, इसीलिए इसे अंतस्थ मतलब अंदर ही बोल दिया जाता है। अंतस्थ नाम दिया गया है इन चारों वर्णों का। उसके बाद आ गया आपका ऊष्माः। ऊष्म व्यंजन कहे गए हैं ये शा, और ये तीनों शा और हा, ये ऊष्म व्यंजन कहे गए हैं। ठीक है ना। अब इसी समय हम आपको ये भी बता देते हैं, इसको छोटा सा आप कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये गलत उच्चारण है, यह दंत सा है, ये दांत के पास जीवा ले जाके बोलना चाहिए। और ये मूर्धन्य सा है, अर्थात वहाँ जीवा ले जाकर बोले जहाँ टा वर्ग को बोल रहे हैं, वहाँ ले जाके इस शा को बोला जाता है। और ये तालव्य सा है, तालु के पास जीवा ले जाके बोलना चाहिए। तीनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है, तीनों के उच्चारण से हमें अलग अलग स्वर सुनाई देते हैं। ठीक है। जैसे इसको आप कहेंगे सा, इसको कहेंगे शा, और इसको कहेंगे शा। ठीक है ना। ये तीन प्रकार का ये है।
उसके बाद वर्ण है, उसके बाद हा आता है। तो ये ऊष्म लिखने का विधान इसलिए है क्योंकि इन चारों वर्णों के उच्चारण में कुछ ऊष्मा हमारे मुख से बाहर निकलती है ना, इसलिए इन चारों वर्णों को ऊष्म वर्ण कहा गया है। ठीक है, आइए इसके बाद आयोग वाह। आयोग वाह इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि यह अपने में कोई अस्तित्व नहीं रखता है। ठीक है, अंक बिंदु और आहा यह अपने में कोई अस्तित्व नहीं है, यह किसी पर लगाया जाता है तब इसका महत्व बनता है, इसीलिए इसका नाम आयोग वाह रखा गया है। इसे अनुस्वार कहा जाता है और इसे विसर्ग कहा जाता है। ठीक है, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिसके उच्चारण से आपकी शिक्षा का पता चलता है, आप कितना अध्ययन अध्यापन करते हैं, वास्तव में अपना आपको ज्ञान कितना है। निश्चित रूप से इंग्लिश बोलना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप वो किसी विशेष स्थान पर बोलते हैं, बाकी हिंदी ही बोलते हैं, इसलिए आपको इन वर्णों का उच्चारण आना ही चाहिए। और इस वर्ण का उच्चारण प्रायः बच्चों द्वारा गलत किया जाता है, तो ध्यान रखें अगर आपको यह वर्ण बोलना है तो यह वर्ण बना किससे है, का और षष्ठी शा से बोलना है, बना हुआ है, तो इसके उच्चारण में इन्हीं दोनों वर्णों का उच्चारण होना चाहिए। और आप गलती से छा का उच्चारण करते हैं बहुत सारे लोग अज्ञानतावश, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको इस वर्ण को बोलना है तो आप इन्हीं दोनों वर्णों का उच्चारण करेंगे क्योंकि इसकी बनावट इन्हीं दोनों से है। जैसे आप बोलेंगे कक्षा, ठीक है ना, कक्षा, शिक्षा, है ना, शिक्षक, इस प्रकार से इसका उच्चारण होना चाहिए। और ये ता और रा के मेल से बना हुआ है, ये तो प्रायः सही बोला जाता है, त्रा शब्द बनता है, वर्ण बनता है आपका। उसके बाद जा और या से ज्या बोलना चाहिए इसको। इस प्रकार से यहाँ पर हमने वर्णों के बारे में चर्चा की। मेरे प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है आप इसका विधिवत अध्ययन करेंगे और अपने द्वारा होने वाले त्रुटियों का सुधार करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में दोबारा हम आपसे पुनः मिलेंगे।